Hello everyone, very warm welcome to Gurmantra Academy. I hope you guys are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi, your educator, and here I am with another important GATE Botany's previous year question solution video of year 2013. So in this lecture, I'll be discussing about the previous year questions of year 2013 and what you guys have to do. You have to take these sessions as practice sessions, like you have to pen down the answers that are correct according to you, and at the end of the lecture you guys have your score that is reflecting your preparation. Okay, so let's start. बास्ट फाइबर्स आर प्रेजेंट इन, बास्ट फाइबर हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो बेसिकली बास्ट फाइबर्स आर दी लाइक पार्ट, या हम ये कह लें कि पार्ट है हमारे फ्लोएम का, ओके, जो कि हमको देखने को मिलता है डाइकोटिलेडन्स में स्पेशली. Then, during cellular respiratory process, pyruvate must be oxidized to acetyl coenzyme A and CO2 before it enters citric acid cycle. The corresponding simplified equation is pyruvate plus NAD plus coenzyme ASH, acetyl coenzyme A plus NADH plus CO2. बेसिकली होता क्या है, ग्लूकोज एंटर करता है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में और बनता है पायरुवेट. ये होता है साइटोप्लाज्म में. फिर ये पायरुवेट ट्रेवल करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये डायरेक्टली क्रैब साइकिल में इंटर नहीं करता, एक इंटरमीडिएट प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट किया जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, और यहाँ से एक CO2 जो है वो रिलीज होती है, क्योंकि पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है और एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड है. और बेसिकली इस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करवाने के लिए जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है वो होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स. ओके, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो डी कार्बोक्सिलेज से, क्योंकि CO2 निकल रही, लेकिन ऐसा नहीं होता. पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, या हम ये कह लें डी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी इसी पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के एंजाइम में रहती है. ओके, तो एसिटिल कोएंजाइम ए बनने के बाद ये क्रैब साइकिल में एंटर कर जाता है और अल्टीमेटली CO2 पे कन्वर्ट हो जाता है. देन which one of the following statements having the terms gene, chromosome and genome is correct? तो जीन, जीनोम और क्रोमोसोम को लेते हुए आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. राइस जीन कंटेन्स 50,000 जीनोम्स, यहीं पे गलत हो गया. ठीक है, राइस जीनोम कंटेन्स अबाउट 50,000 क्रोमोसोम ऑन 12 डिफरेंट जीन्स, ये भी गलत हो गया. क्रोमोसोम पे आपके जीन्स रहते हैं और वो सब एक साथ मिल के पूरा जीनोम बनाते हैं. राइस क्रोमोसोम्स कंटेन अबाउट 50,000 जीन्स लोकेटेड ऑन 12 डिफरेंट जीनोम्स, ऐसा नहीं होता कंप्लीट एक जीनोम एक ही सेट होता है. राइस जीनोम कंटेन्स 50,000 जीन्स लोकेटेड ऑन 12 डिफरेंट क्रोमोसोम्स. ओके, तो जो राइस का जीनोम है पूरा वो मिलके बना हुआ है 50,000 जीन्स से, जो कि 12 अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हैं. दिस वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट. द एफ्लाटॉक्सिन found in post harvested grains is injurious to health due to. एफ्लाटॉक्सिन जो हमको देखने को मिल रही है, मतलब ये हम ये कह लें कि अगर हमको देखने को मिली है पोस्ट हार्वेस्टेड ग्रेन्स में, तो वो क्यों हेल्थ के लिए बेसिकली नुकसानदायक है या कहाँ से मिलती है? तो बेसिकली एस्परजिलस से जो है वो हमको देखने को मिलती है. देन आइडेंटिफाई द इवेंट दैट एक्सक्लूसिवली अकर्स इन मियोटिक सेल डिवीज़न. ऐसी कौन सी चीज़ है जो सेल में आपको माइटोसिस के दौरान नहीं देखने को मिलेगी और मियोसिस के दौरान देखने को मिलेगी? ओके, तो क्या वो क्रोमेटिड फॉर्मेशन है? नहीं, दोनों में होता है. क्या वो स्पिंडल फॉर्मेशन है? नहीं, दोनों में होता है. क्या क्रोमोसोम मूवमेंट है पोल की तरफ? नहीं, दोनों में होता है. सिनेप्सिस जो है ये हमको मियोसिस में देखने को मिलती है और माइटोसिस में देखने को नहीं मिलती है. क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता. इन दी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द नोड्यूल हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम. बेसिकली यहाँ से पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, तो वो है नाइट्रोजिनेस, या कभी कभी आपको यहाँ पे डाई नाइट्रोजिनेस भी देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ. ओके, कंसीडरिंग एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है.
In detrital food chain, it is very difficult to measure the energy flow, although the use of radioactive tracers gives some idea about the energy flow. Okay, तो ठीक है, सही है स्टेटमेंट. The change in species composition, community structure and function over time is ecological succession. Okay, definition succession की. The slower rise of environmental temperature may be attributed to the increase in pollution in environment, which reflects enough solar energy back to other species to slow down global warming. Okay, बिल्कुल सही बात है ना. पोल्यूशन का एट्रीब्यूट है ये. Photoperiodism has no relation with the environment and ecosystem, rather it is a biological event taking place in every plant. ऐसा नहीं है जहाँ पे प्लांट है उस वहाँ पे कितनी लाइट उसको मिल रही है, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा टेम्परेचर है, उस सब चीज़ों पे फोटोपीरियोडिज्म पे फ़र्क पड़ता है. ओके, तो दिस इज इनकरेक्ट. The two enzymes commonly used for isolation of protoplast from plants are. कौन से ऐसे दो एंजाइम हैं जो कि प्लांट के सेल से प्रोटोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट करने के काम आते हैं. तो बेसिकली प्लांट के सेल में ऐसा क्या अलग होता है जो हमारे पास एनिमल सेल में नहीं होता. क्यों यहाँ पे प्लांट के सेल पे फोकस किया गया? बेसिकली प्लांट सेल में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल. ओके, और ये बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की. तो हमें इनको ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं जिसको कि होते हैं पेक्टिनेज और सेलुलेज. फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन फ्रॉम इंजीनियर टीआई प्लाज्मिड टू द प्लांट जीनोम, फ्यू सिस एक्टिंग डीएनए एलिमेंट्स एंड ट्रांस एक्टिंग प्रोटीन फैक्टर्स आर वेरी मच एसेंशियल. सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग. कुछ ट्रांस एक्टिंग, कुछ सिस एक्टिंग एलिमेंट्स की हमको ज़रूरत पड़ती है और वो कौन से हैं वो हमको बताने हैं. ओके, तो अगर हम देखें कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमको क्या कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है हमारे सामने बेसिकली, तो ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन्स, लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस, राइट बॉर्डर सीक्वेंस. ठीक है, क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है? नहीं. ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन्स, लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस, वायरुलेंस जीन्स, इतना भी काफ़ी नहीं है. हार्मोन बायोसिंथेटिक जीन्स, राइट बॉर्डर सीक्वेंस और वायरुलेंस जीन्स. ओके, लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस, राइट बॉर्डर सीक्वेंस एंड वायरुलेंस जीन्स. ओके, तो हार्मोन बायोसिंथेटिक जीन्स भी हमको ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से जो है ट्रांसफ़र हो पाता है और ट्रांसफ़र होने के बाद वो अपना जो इफेक्ट है वो शो कर पाता है. राइट बॉर्डर सीक्वेंस जरूरत पड़ती है. और VIR जीन्स, वायरुलेंस जीन्स को VIR जीन्स कहते हैं. VIR जीन्स के बिना ट्रांसफ़र होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. देन in naturally occurring cytoplasmic male sterility, the molecular determinant is located in. molecular determinant हमको कहाँ देखने को मिलता है? नेचुरली अकरिंग साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जो मॉलिकुलर डिटर्मिनेंट है वो हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो बेसिकली ऐसा आपको लगेगा, मतलब जब हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में तो हमने ये बात डिस्कस करी थी और हमें ये पता चला था कि जो आपका मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है उसका दूसरा नाम माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस भी होता है. ठीक है, तो हमको जो साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेरिलिटी के जीन्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेंगे. देन आइडेंटिफाई द फ्लोरल फॉर्मूला विद द फैमिली एंड करस्पॉन्डिंग प्लांट स्पीशीज. अब देखते भाई यहाँ पे क्या हो रखा है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, पे आपको टाइम लगेगा. तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे फ्लोरल फॉर्मूला. ठीक है, उससे हम क्या निकाल पा रहे हैं. तो हमको पता चलेगा भाई किस तरीके का हमारा जो प्लांट है वो हमको देखने को मिल रहा है. ठीक है, बाइसेक्सुअल है हमारे पास, पेरियंथ या तो अपसेट है या 2-3 है, एंड्रोशियम 3 है या 3+3 की फॉर्म में है, गाइनोशियम हमारा जो है 1 है या 3 है, मतलब जुड़े हुए. ओके, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है या इस तरीके का जो हमको देखने को मिलता है फ्लोरल फॉर्मूला, वो हमको देखने को मिलता है ग्रैमिनी में. ओके, ग्रैमिनी में. और ग्रैमिनी का अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको मिल रहा है ओराइजा सटाइवा. सो ये क्या गया? P36 इज डी, ऑप्शन डी. ओके, तो इससे आप बाकी मैच कर सकते हो, है ना.
और इसको मैच करके सामने सामने लिखना ज़रूर से, ताकि आपको ये चीज़ आगे के लिए भी याद हो जाए। ओके, अब प्लांट इन क्वेश्चन में आसानी यही होती है कि आप एक करके भी आसानी से उसको कर सकते हो आंसर प्रिडिक्ट, क्योंकि होता क्या है कि अब जब एक करके आप आंसर प्रिडिक्ट कर लोगे तो वो आपको कंफर्म होना चाहिए, आप वहाँ पे अंदाज़ा ना लगा रहे हो। ओके, अब प्लांट जीनोटाइप ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल जी, कैपिटल एच, कैपिटल एस इज क्रॉस्ड विद अनदर जीनोटाइप जी जी एच एच। इफ the F1 is test crossed, what percentage of the test cross progeny will have the genotype GGHH when two genes are, अब आपको यहाँ पे चार दिए हुए हैं क्राइटेरिया, कि पहला क्राइटेरिया क्या है कि जीन्स अनलिंक्ड है, कंप्लीटली अनलिंक्ड। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, कंप्लीटली लिंक्ड है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा। तीसरा क्राइटेरिया है 10 मैप यूनिट वहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है उनकी डिस्टेंस, और फिर 24 मैप यूनिट हमको देखने को मिल रहा है। बहुत आसान है। देखो अभी क्या हो रहा है कि हम P से शुरू करते हैं। ओके, तो P को अगर हम देखें तो अनलिंक्ड है, यानी कि जो यहाँ पे लगेगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दोनों ही जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। और वहाँ पे हमने एक बात पढ़ी हुई है कि जब इंडिपेंडेंटली जीन असॉर्ट होते हैं तो हर जीन का परसेंटेज सेम रहता है। तो चार जीन्स हैं यहाँ पे, तो एक कितना होगा 25%। क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू में कंप्लीटली लिंक्ड है, यानी कि जितनी प्रोजेनी इसकी बनेगी कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल एच कैपिटल एच की, उतनी ही स्मॉल जी स्मॉल जी स्मॉल एच की बनेगी। तो कितनी 50%, हाफ हाफ। ठीक, अगर हम बात करें आर की, कि जीन्स जो हैं वो 10 मैप यूनिट दूर हैं, 10 मैप यूनिट दूर हैं, यानी कि 10% रिकॉम्बिनेशन। ओके, 10% रिकॉम्बिनेशन होगा सिर्फ, यानी कि जो प्रोजेनी बन रही है, जैसे मान लीजिए अगर 100 बन रही है सपोज, और उसमें से सिर्फ 10% रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, और बाकी के जो 90% होंगे वो क्या होंगे, पेरेंटल टाइप। अब जो बाकी के 90% पेरेंटल टाइप हमको देखने को मिल रहे हैं, उसमें आधे आधे कर देंगे हम, आधे एक पेरेंट टाइप यानी कि कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल एच कैपिटल एच, और आधे स्मॉल जी स्मॉल एच। तो कितने हो गए 45%। ओके सॉरी। और जब हम बात करेंगे किसकी 24 मैप यूनिट की, तो उसमें भी सेम चीज़ अप्लाई होगी। हम 24% क्या होगा, 24% रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे होंगे, यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा 76%, कैसे पेरेंटल, और इसका हम आधा कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 38%। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन से दो करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो हम देखें, नॉन डिसजंक्शन इन पेरेंटल मियोसिस इज नॉट एसेंशियल टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नॉन डिसजंक्शन इन पेरेंटल मियोसिस इज एसेंशियल टू प्रोड्यूस एन्यूप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। ओके, करेक्ट, P and Q are correct, so correct option is A. Identify the correct matching by taking one item from each column: morphine, nicotine, atropine, vinblastine. Okay, column 1, column 2 and column 3। आपको इनको मैच करके बताना है कि मतलब ये किससे मिल रहे हैं आपको बेसिकली, और किस तरीके से इनका यूज़ किया जा रहा है। तो अगर हम देखें, मॉर्फिन हमको कहाँ से देखने को मिलता है, बेसिकली मॉर्फिन मिलता है, मॉर्फिन, थाइमिन, कोडीन, ये हमको पापावर सोमनिफेरम या ओपियम पॉपी से मिलता है ना। अब इसको हम यूज़ किस तरीके से करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक की तरह। फिर निकोटीन हमें कहाँ से देखने को मिलता है, भाई नाम से पता चल रहा है, निकोशियाना टोबैकम से हमको निकोटीन देखने को मिलता है। ओके, और इसको हम यूज़ करते हैं रेस्पिरेटरी पैरालिसिस पे। ओके, देन एट्रोपिन बेलेडोना जो हम देखते थे, तो वो हमको कहाँ से मिल रहा है एट्रोपिन बेसिकली, तो ये हमको मिल रहा है हायोसाइमस नाइगर से, और इसका अगर हम यूज़ देखें तो वो है हमारा एंटी कोलिनर्जिक। देन विनब्लास्टिन कहाँ से मिल रहा है, कैथरेंथस रोजियस से, और इसको हम यूज़ कर रहे हैं एंटी नियोप्लास्टिक। ओके, यानी कि एंटी कैंसरस ड्रग।
तो करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे हमारा तो निकल के आ रहा है ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं ये आपको बताने हैं। ओके, ऑल प्लांट्स फिक्स CO2 बाय द एक्शन ऑफ राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, द रिएक्शन अकर्स इन द बंडल शीथ ऑफ C4 प्लांट्स। आपको अच्छा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं यहाँ पे, तो इस हिसाब से आपके क्या सही होने चाहिए, मतलब कौन से स्टेटमेंट गलत होंगे। तो अगर हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है द रिएक्शन, ठीक है, बंडल शीथ सेल में जो आपको देखने को मिल रहा है ये, उसके बाद ऑल प्लांट्स फिक्स CO2 बाय द एक्शन ऑफ राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, द रिएक्शन अकर्स इन मीजोफिल्स ऑफ C4 प्लांट्स। ओके, तो मीजोफिल में ये नहीं होता है, बंडल शीथ सेल में होता है। मीजोफिल सेल में हमको क्या देखने को मिलता है, जो मीजोफिल सेल है वहाँ पे सिर्फ CO2 को कैप्चर किया जाता है। देन राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी बंडल शीथ सेल में हाई रहती है। यहाँ पे हमको फॉस्फोइनॉल जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज वो देखने को मिलता है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्लस CO2 गिव्स ऑक्सैलोएसिटेट प्लस PI, catalyzed by the enzyme phosphoenol pyruvate carboxylase occur in the mesophyll cells of C4 plants। अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें, दैट इज पायरुवेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्लस CO2 प्लस गिव्स ऑक्सैलोएसिटेट प्लस PI, catalyzed by the enzyme phosphoenol pyruvate dehydrogenase occurs in mesophyll cells of C4 plants। सो ये गलत है, क्योंकि पायरुवेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होता है, डिहाइड्रोजनेज नहीं। तो कौन से हमारे पास Q और S गलत आ गए, तो ऑप्शन C वुड बी द करेक्ट आंसर। देन सेलेक्ट द करेक्ट सेट कंप्राइजिंग ओनली द सिंथेटिक एनालॉग ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का सिंथेटिक एनालॉग हमको कौन देखने को मिलता है, अगर हम सिंथेटिकली उसको प्रोवाइड करना चाहें तो डेट इज 2,4-D एंड काइनेटेन आर द सिंथेटिक एनालॉग्स। IAA नेचुरल होता है, नेचुरली ऑक्सिजन को हम इंडोल एसिटिक एसिड ही बोलते हैं। ओके, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। ओके, so in monocotyledon system which closed circular bundle, secondary growth takes place without any cambium। ऐसा नहीं है, मोनोकोटिलेडनस ना तो स्टेम में ना रूट में हमको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती ही नहीं है। इन डाइकोटिलेडनस सिस्टम हाइपोडर्मिस इज कॉलन काइमेटस। ओके, सही है। मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज रिजर्व्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पोस्ट जर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो। अगर आप देखो मोबिलाइजेशन जो स्टोरेज रिजर्व्स का है, हाँ ठीक है, तो पोस्ट जर्मिनेशन हमको देखने मिलता है। ऑसबोर्न्स क्लासिफिकेशन ऑफ सीड स्टोरेज प्रोटीन्स इज बेस्ड अपॉन solubility in N-hexane। ओके, सो ये गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई 2 करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑटोगैमी एलोगैमी फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनके बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताने हैं, ऑटोगैमी और एलोगैमी के बारे में बेसिकली। ओके, तो अगर हम ऑटोगैमी को ध्यान में रखें तो प्लांट स्पीशीज यूजुअली डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंट्स। ठीक है, सही है ऑटोगैमी के लिए। देन प्लांट स्पीशीज यूजुअली डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल एजेंट, ये एलोगैमी के लिए सही है। देन प्लांट्स स्पीशीज नॉर्मली प्रोड्यूसेस प्रोजेनी दैट आर हेल्दियर एंड बेटर एडेप्टेड इन नेचर। तो बेटर एडेप्टेशन कब मिलती है, जब सेक्सुअल प्रोडक्शन या कोई बाहर के जीन्स मिल जाते हैं आपस में, तब हमको एलोगैमी के दौरान ये देखने को मिलता है। प्लांट स्पीशीज नॉर्मली प्रोड्यूसेस वीकर प्रोजेनी इन सेवरल जनरेशंस, तो जिसको कहते हैं ना इन ब्रीडिंग डिप्रेशन वाला, तो वो हमारा इसके लिए ऑटोगैमी के लिए यूज होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन बिकम सी। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग बाय टेकिंग वन आइटम फ्रॉम ईच कॉलम। हर कॉलम से आपको एक आइटम लेना है, उसको मैच करके बताना है। कोएंजाइम, होलोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड एपोएंजाइम। तो बेसिकली अगर हम बात करें कोएंजाइम, हम किसको कहते हैं, कोएंजाइम इज द कोफैक्टर इन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन। होलोएंजाइम इज बेसिकली एपोएंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, कंप्लीट एंजाइम को कहते हैं।
प्रोस्थेटिक ग्रुप इज नॉन प्रोटीन पार्ट इन द एक्टिव एंजाइम। एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में फ़र्क ये होता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ये कोवैलेंटली लिंक्ड होता है और कोएंजाइम जो है ये नॉन कोवैलेंटली लिंक्ड होता है एंजाइम के साथ, ठीक है। और एपोएंजाइम की अगर हम बात करें तो एपोएंजाइम बेसिकली हमारा प्रोटीन पार्ट रहता है, ओके। सो इट इज़ द ओनली द प्रोटीन पार्ट इन द एक्टिव एंजाइम। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए। फिर आइडेंटिफाई टू करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर रिलेटेड टू आयन ट्रांसपोर्टेशन इन रूट सिस्टम ऑफ प्लांट। प्लांट के रूट सिस्टम में आयन ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से कौन से आपको दो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। दैट इज proton pumps and proton pyrophosphatase appear to work in anti-parallel with the vacuolar ATPase to create a proton gradient across the tonoplast। तो ये सही नहीं है। Calcium is one of the important ion whose concentration is strongly regulated by the concentration of apoplastic species in millimolar level। Correct। Solute move through both apoplast and syplast and xylem parenchyma cells participate in xylem loading। Correct। The limitations of Nernst equation for relating membrane potential to the distribution of ion at equilibrium, that it cannot distinguish between active and passive transport, incorrect। So the correct option would be B। Okay, so I hope you guys find it helpful. Do let us know, join the Telegram channel Guru Mantra for discussion, and if you have any query, raise it there and your query will be resolved as soon as possible. Thank you so much.